हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। गुड इवनिंग बच्चा लोगों। खंबा गनी। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक है उस पर बातचीत कर लेते हैं। और कॉम्बैट सुबह आप लोगों को दिया गया था फॉर प्रैक्टिस, जो सैटरडे को हम करते हैं। यानी मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है सुबह 9 बजे और सैटरडे को होती है शाम को 4 बजे। रीजन आपके सामने है, क्योंकि सुबह आपको लिखने को दिया जाता है। अब कितने बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो लिखेगा कम से कम वो मेंस के समय रोएगा नहीं और 50 टीचर के सामने भागेगा नहीं कि सर मुझे लिखना नहीं आता। कम से कम वो साल साल भर लिखेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। चलिए, आज किन किन विषयों पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। आज जिन विषयों पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं उनमें से जो पहला विषय है वो विषय है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ए से प्रीलिम से, यानी एक प्रकार का समझिए महाभारत मैंने तैयार किया है। और वो है भारत का जो जल संकट है, यानी अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, असुरक्षित पीने का जो पानी है। यानी आपके घर में नल है, हर दिन पानी आता है, आप पीते भी हैं, बट एक दिन पीने के बाद अगर आप बीमार हो जाए तो, एक दिन वही पानी आपको बीमार कर दे तो क्या आप कहेंगे कि आपको पानी की कमी है? नहीं, आप कहेंगे समस्या पानी की नहीं, सुरक्षित पानी की है। बट ये टॉपिक बहुत गहरा है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, वो भी है। और आज से मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्वाभाविक है जीएस पेपर 4 मेरा कोर जोन है, तो जीएस पेपर 4 आप जब नोट्स देखेंगे अपनी पीडीएफ, तो पीडीएफ में आज से ये एक अलग कॉलम में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक अलग कॉलम, हर एक टॉपिक का एथिकल पहलू अलग से। तो ये भी एक अच्छी पहल है जिस पर हम लोग। फिर दूसरा टॉपिक आता है, एक स्टार्टअप ने अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हमारे आपके बीच में हुआ था कि अंतरिक्ष में जो मलबा है वो मलबा स्पीड से घूम रहा है, अगर वो टकरा जाए तो सैटेलाइट्स को क्या नुकसान पहुंचाएगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें पृथ्वी पर झेलने को मिलेंगे। बहुत विस्तार से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। दलीय और ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण बढ़ रहा है, बढ़े भी क्यों ना, चूंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से ही हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सब कुछ सुनिश्चित कर पा रहे हैं। आप कहेंगे हाँ सर हमेशा है। तो आज उसी का एक सोल्यूशन ढूंढा है इंडिया के स्टार्टअप ने, गजब का। तो ये बहुत अच्छी आज की न्यूज है। ये एक स्टार्टअप है जो स्पेस जंग को हटाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक आर्म्स विकसित किया है, जिसे कहते हैं फ्लाई टैप आर्म्स। मतलब ये उड़ेगा स्पेस में, ट्रैप करेगा, मतलब ठीक है। तो फ्लाई ट्रैप आर्म्स बनाया गया है एक स्टार्टअप के द्वारा। तो बहुत बढ़िया है ये। मुझे लगता है कि अगर आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रीलिम्स में, मेंस में तो इसको आपको यूज करना। इनोवेशन से क्या क्या चीजें हासिल की जा सकती, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एसे और प्रीलिम्स सभी के लिए। यानी विचार एक दुनिया खोजता भी है, एक दुनिया बनाता भी है। तो इस विचार ने ही एक ऐसी दुनिया स्पेस की बनाने की कोशिश की है जो मलबों और उसके डेवरिस और उससे होने वाले जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है उससे बचाए। तो बहुत अच्छी चीज है। और यह इसलिए भी अच्छी चीज है क्योंकि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, और मस्तिष्क के साम्राज्य को जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है वो स्पेस और सैटेलाइट सिस्टम से ही मिलती है। यानी डेटा उसी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से मिलता है। तो भविष्य के साम्राज्य सुरक्षित रहे, इसके लिए स्पेस का सुरक्षित रहना जरूरी है। और इसीलिए यह इस प्रकार का जो इनोवेशन है वह भी होते रहना जरूरी। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है मेरे प्यारे बच्चों। इस समय आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पहले क्या होता था, पिछले साल, एक साल, 6 महीने पहले तक आपने मेरे लेक्चर में एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं जो आर्टिकल होते थे एडिटोरियल, वो रिपीट मोड में भी पढ़ाता था। यानी जैसे एक बार हो गया, फिर एक हफ्ते बाद आया, फिर करा दिया, फिर ऐसे एक आर्टिकल कई बार होता था ना। अब इस समय आप देख रहे होंगे रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं न्यूज पर ज्यादा काम कर रहा हूं। अब आज का भी हिंदू उठा के देखिए, लगभग 90 सारे एडिटोरियल आपको डिस्कस हो चुके हैं, सारा। यानी आज की क्लास बनती ही नहीं थी, एक भी, चाहे बिजनेस लाइन हो चाहे हो, सब हो चुका है। वही रिपीट खबरें, कोई एसआईआर पे, कोई अर्बन जो वो एक ए
QI पे एक, बस यही सारी चीजें। तो न्यूज में घुसने लगा हूं और ये देख सकते हैं उसका एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है कि ये छोटी छोटी न्यूज, पता नहीं कभी आर्टिकल का हिस्सा बनती नहीं बनती, निकल जाती, तो अब मैं खुद ही एडिटोरियल बना ही दे रहा हूं, सिंपल सी बात। फिर ये भी आज का मेरा पर्सनल फेवरेट, ये न्यूज ही है बच्चों, ये भी आर्टिकल नहीं है, न्यूज है। भारत का डीप टेक रीसेट, बहुत बढ़िया ये भी है, यानी डीप टेक्नोलॉजी, गहरी तकनीकें। अब आप देख सकते हैं, तो गहरी तकनीक यानी डीप टेक, अरे एआई और इस प्रकार की जो भी आज की तकनीकें हैं जिस पर काम होता है। तो अभी तक इंडिया में जो भी डीप टेक स्टार्टअप्स थे उनको जो पैसा मिलता था, तो मेरे प्यारे बच्चों अब डीप टेक में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरु, डीप टेक शुरू करने पर अभी तक फंडिंग होती थी कि आप डीप टेक पे काम करें आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन अब वो पैसा इन्वेस्टर्स फोकस हो गए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग पर, यानी अगर आप डीप टेक में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब आपको अच्छी फंडिंग मिलेगी। यानी जो कंपनियां डीप टेक में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनको क्या मिलने वाला है? स्वाभाविक रूप से उनको फंडिंग मिलेगी अपने डेवलपमेंट को आगे करने के लिए। तो ये अच्छा टॉपिक है और ये मैं चाहता हूं कि यूपीएससी के लिए भी होना चाहिए। यूपीएससी के लिए, हम लोगों के लिए, जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, बड़े बड़े स्टार्टअप से बहुत सारे पैसे लोग कमा रहे हैं, तो उनके जो फंडर्स है उनको भी इसी नियम पर काम करना चाहिए कि भैया कि अगर एजुकेशन स्टार्टअप है आपके लिए भी, जैसे यहां लिखा हो ना भारत का डीप टेक रीसेट, वैसे ही इंडिया का एजुकेशन स्टार्टअप रीसेट। और क्या कहा कि रिजल्ट की ओर बदलाव, यानी जो रिजल्ट करेंगे फंडिंग उनको मिलेगी, तो कुछ मजा आए और फिर सिस्टम और मजबूत हो। खैर ये सब तो हो गया। तो जीएस पेपर 3 स्वाभाविक है, 2 ऐसे और प्रीलिम्स इन सभी के लिए। और फिर इसके बाद एक आईएएस अधिकारी हैं, थोड़ा इनकी भी चर्चा की जाए। और अब चर्चा ये भी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेटमेंट मैं आपको दूं उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊं, वो स्टेटमेंट चूंकि इसमें है नहीं। और क्या नाम है, एक मिनट बच्चों, ये पीएम मोदी के सलाहकार, एडवाइजरी और इकोनॉमिस्ट मिस्टर संजीव सान्याल ने, आप समझिएगा प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं और एक मशहूर अर्थशास्त्री भी है, नाम आप लोग सर्च करेगा, संजीव सान्याल। यूपीएससी को लेकर के इनका एक बड़ा स्टेटमेंट जिस समय खूब वायरल हो रहा है, और इसको आप समझिएगा, अगर इस बार पीएम मोदी को स्पष्ट बहुमत आया होता तो यूपीएससी में भी एक तगड़ी छेड़छाड़ संभव थी। और जो समय की मांग है, समय की मांग क्या है, जो ये कह रहे हैं आप लोग जरूर देखिएगा एएनआई का पॉडकास्ट। ये कहते हैं एआई के जमाने में, आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए भी बहुत बड़ा इनपुट मिल रहा है। एआई के जमाने में यूपीएससी की तैयारी पूरी तरह समय की बर्बादी है। ये आज मेरी मेंटरशिप पे भी ये मोहर लगा रहे हैं। सुन रहे हैं आप सब लोग? 2-3 बार इसको सुनाऊंगा क्योंकि ये आज कह रहे हैं, एएनआई के पॉडकास्ट अब आया है कल परसों में, और मैं कब से ये बात कह रहा हूं, सोचते रहिएगा। वो कह रहे हैं, कोट कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, कोई ये मतलब उन्हीं का कोट है, इन्वर्टेड कामा, मेरा कोई लाइन नहीं, इन्वर्टेड कामा, एआई के जमाने में यूपीएससी की तैयारी पूरी तरह समय की बर्बादी है और आने वाले समय में कॉलेज की पारंपरिक पढ़ाई, यानी जो बीए आप करते हैं, एमए करते हैं, कुछ भी करते हैं, और डिग्री, इनकी अहमियत कम हो सकती है। यानी डिग्री का भी अब कोई उपयोगिता रहेगी नहीं। तो क्या होगा? इसकी जगह एआई आधारित स्किल डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? एआई आधारित स्किल डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जरा इसको आप सीखिए। इसका मतलब सरकार में बड़े स्तर पर इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, अब आने वाला समय पूरी तरीके से एआई का है। तो ऐसे में एआई रूल करेगा
और मैं कब से कह रहा हूं बच्चों, पिछले 1 साल जब से मेंटरशिप शुरू की है तब से कह रहा हूं कि आप यूपीएससी में केवल आप इसलिए फेल हो रहे क्योंकि आप प्रेशर ले चुके हैं। हमको इतना मोटा किताब पढ़ना है, हमको ऐसे पढ़ना है, हमको वहां जाके पढ़ना है, अमेरिका जाके पढ़ना है, यहां नहीं गए अगर हम ऑफलाइन पढ़ने तो हमारी जिंदगी ही डूब जाएगी, या सुबह से शाम क्लास नहीं हुई तो हम चले ही जाएंगे, हमारा क्या होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि यूपीएससी को लेकर कि एआई के जमाने में यूपीएससी की तैयारी पूरी तरह समय की बर्बादी है। तो इसको आप कई अर्थों में ले सकते हो सकता है उनका कहना हो यूपीएससी में बदलाव का नंबर 1 सेकंड, लेकिन उनका जो सबसे जो मुझे लग रहा है अपने अकॉर्डिंग अगर इसको मैं मोल्ड करूं तो अब आपको पढ़ने के लिए पहले की तरह 12 घंटे की जरूरत नहीं है। आपको मैंने अभी पढ़ाया, आप अपना एआई का सिस्टम ओपन कीजिए, जो लाइन आपको लगे नोट पीडीएफ को पढ़ते समय नहीं समझ में आई आप डालिए, थोड़ा समझाओ, ये आपको समझा दिया आपने, यानी टीचर आपका मेंटर, और आपने कंप्लीमेंट्री पढ़ाई करी, कम समय में मैक्सिमम आउटकम निकला। और कितना इजी हो अगर आप सब ध्यान से समझिएगा जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट होगा। जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर जो भी प्रीलिम्स वाले बैच में है या जो ऑनलाइन गुरुकुल फाउंडेशन में है, तो मान लीजिए आप मैं चैप्टर नंबर 1 मैंने कराया इकोनॉमिक सर्वे का, तो उस दिन आप जो जो पढ़ेंगे आप सब वहां अपनी टर्मिनोलॉजी लिखेंगे कि आज मैंने ये पढ़ा। कुल मिलाकर के जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएंगी मैं कॉपी करूंगा और उस पर खूब बढ़िया सा कंटेंट बना के तुरंत भेज दूंगा, और एमसीक्यू के साथ। यानी एक बार लेक्चर, एक बार आपने पढ़ा, मेरा लेक्चर देखा, फिर जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आए वो उसी ग्रुप में फिर उसका मैंने क्या किया, उस पर एमसीक्यू बना करके दे दिया, सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए अब जो ये इसको मैं कहता हूं ठेलुआ टाइप की पढ़ाई, और मेरा हक है कहना क्योंकि मैंने प्रीलिम्स तब निकाला जब 250 सीट थी, इसलिए मेरा हक ज्यादा बनता है। आप सब 1000 वाले दौर में हैं और हम लोग उस दौर के हैं जब 250-300 सीटें आती थी। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बहुत बड़ी चीज है, और उसी में मतलब उनका कहना है कि स्ट्रक्चर बदलिए, अब स्किल्ड लोगों की जरूरत है, एआई एनालिसिस करेगा किस शहर में क्या करना है, आप जा करके उसको आप डेवलप कीजिए। और फिर उसी विषय को लेकर के आज का आर्टिकल एक है, मतलब उससे थोड़ा अलग है लेकिन करप्शन से है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। जीएस पेपर 2, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका जिंदा हो गया है। जीएस पेपर 4, इथिक्स, लोक प्रशासन में नीति शास्त्र, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, प्रोबिटी इन गवर्नेंस जिंदा हो गया है। वारन बफेट का वो स्टेटमेंट जिंदा हो गया है इस न्यूज के साथ जो आया था कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्ति करते समय 3 गुणों को देखते हैं, विजडम, एनर्जी एंड इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी ना हो तो संगठन विनाश की तरफ जाता है, छवि तो खराब होगी ना यूपीएससी की। वैसे ही आजकल जो वायरल वो हैं आईएएस अधिकारी, वो लोग फंस रहे हैं कि फर्जी जो है डेटा दिखा करके और पुरस्कार ले रहे हैं। आप सोचिए कि क्या यूपीएससी के बच्चों को पुरस्कार के पीछे भागना चाहिए? अरे असली पुरस्कार ना वो जो बूढ़ी माँ का हाथ है, जो बूढ़े दादा का हाथ है, वो जो झुर्रियां हैं, वो एक बार तुम्हारे हाथ पे से पड़नी चाहिए। कैसे पड़ेंगी? जब उन तक पहुंचोगे, हर एक गरीब तक पहुंचोगे, हर एक जिले में हर एक तहसील तक पहुंचोगे। और कितने दिन का काम है एक डीएम का? अगर एक जिले को वो साल में एक बार दौरा करना चाहे तो 1 हफ्ते में, जैसे राहुल गांधी जी कोई यात्रा निकाल रहे, पीएम मोदी या किसी और की कोई यात्रा निकल रही ना, या चुनाव के समय नेताओं की यात्रा निकलती, क्या डीएम अपनी साल में एक यात्रा नहीं निकाल सकता? और उस एक यात्रा से कितना उसको मतलब कितने पुरस्कार मिलेंगे उसको आइडिया ही नहीं। ये जब बूढ़े हाथ ऐसे सर पे जाएंगे, जो आनंद है ना बेटा इसमें, वो आनंद कहीं नहीं। लेकिन वही है कि इस चीज को समझने वाले लोग ही कम है। तो ये आज का आपके सामने। फिर उसके बाद प्रीलिम्स, कोहरा है और इस समय रेलवे और एयरलाइंस को दिक्कत हो रही, तो कोहरे के समय कौन सी टेक्नोलॉजी है प्रीलिम्स के लिए जो रेलवे को, यानी हमको आपको कुछ दिख नहीं रहा, ट्रेनें चल रही भले लेट चल रही, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? फ्लाइट तब भी उड़ रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो वो टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा फॉर प्रीलिम्स।
और उसके बाद आपको बुल्गारिया एक देश है जो यूरो जोन में शामिल हो गया। फॉर प्रीलिम्स तो बुल्गारिया के ऊपर सारी जानकारी आप लेंगे, और यूरो जोन क्या होता है ये सारी जानकारी मैं दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये इतने टॉपिक, ये मेरे बारे में जानकारी। जो नए बच्चे हमेशा गौर करिएगा, एक एक्सपीरियंस ठीक है। वो कुछ पता नहीं कैसे बेटा अंधेरा हो गया था, और ये अंधेरा एकाएक मुझे लग रहा है कि चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। पीडीएफ अपने पास है, कोई बात नहीं, जब तक ये डाउनलोड होगा। ठीक है, चलिए तो सीधा पहले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, और पहले टॉपिक पे आते हैं, फिर एडवर्ड बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए। भारत का अनदेखा संकट मेरे प्यारे बच्चों, और उस अनदेखे संकट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। यानी टॉपिक है कि भारत में जल संकट है, और उस जल संकट से जुड़े हुए बहुत सारे विषय जो आज मैं आपके समक्ष डिस्कशन के लिए रखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और बहुत सारे प्रश्न भी हैं जिनको हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। तो न्यूज क्या है एक बार आप पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग इस न्यूज पर एक हमला करते हैं और बढ़िया ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न्यूज आप लोग एक बार इसको देखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बिटवीन द लाइन एआई आया है, पेपर की क्वालिटी और बढ़ेगी। अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर कहीं ना कहीं एक समस्या बनी रहेगी। ठीक है, तो यहां क्या दिया हुआ है, यानी उस स्थान का नाम दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, भंगारपुरा, इंदौर का, जहां पर दूषित पानी पीने से बहुत सारी समस्याएं हैं। चलो आज पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो भंगार या भांगरापुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश, दिसंबर 2025 में इंदौर के इस क्षेत्र में दूषित कॉन्टामिनेटेड पानी पीने से कई लोगों को जॉन्डिस और गैस्ट्रोएंटाइटिस यानी आंतों में संक्रमण जैसी बीमारियां हो गई। कारण क्या था? सीवेज यानी सीवर लाइन के रिसाव से पीने के पानी की पाइपलाइन दूषित हुई थी, ये लिखा हुआ है। परिणाम बताने की जरूरत नहीं, हजारों लोग बीमार पड़े, कुछ की मृत्यु भी हुई। तो ये क्या था? अब इसी विषय पर आपका यूपीएससी का टॉपिक निकल करके आता, ये एक्चुअल में क्या था। तो यह एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये मेरे प्यारे बच्चों ये सिम्टम है गवर्नेंस फेल्योर का। क्या है? यह एक सिम्टम है, सिम्टम ऑफ गवर्नेंस फेल्योर का, है कि नहीं? तो अब हम इसी विषय को डिस्कस करेंगे और इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, और बातचीत का रेफरेंस जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इसके अलावा जो भी जल स्रोत हैं, ज्योग्राफी में भी यहां से प्रश्न बनते हैं, और गवर्नेंस का विषय तो यही, इसलिए जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस लगा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे चल के। तो सिलेबस भी है, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, इनके साथ भी बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा है। शहरीकरण की एक समस्या भी है, दूषित पानी। तो चाहे अर्बनाइजेशन पर आए, चाहे गरीबों के सामने चैलेंज क्या है वो आए, तो उसमें हर जगह आप इसको कोट जरूर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है स्वास्थ्य शिक्षा, तो ऑब्वियस है, हेल्थ का तो इश्यू हो ही गया। एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, और वो यही है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का। यह कहीं ना कहीं एक उल्लंघन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जरा सिलेबस देखिएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यानी हमारा प्रशासन पानी जैसी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, या उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखिए, जीएस पेपर 1 2016 में पूछा, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिसरीज। यानी मानव के सामने जो विपत्तियां हैं, उनको अगर हम भूमि एवं जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हैं तो उसको हम ठीक कर देंगे, यानी उन विपत्तियों में कमी आएगी। तो अब इस टॉपिक से कैसे जुड़ा है ये टॉपिक, वो जब हम लोग पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले ऐसे प्रश्न सुन लीजिए। फिर दूसरा, भारत में
यानी मैंने बनाया है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये कैसे कनेक्ट होगा? आपको लगेगा अरे ये तो बहुत भयानक चीज है, वो भी कनेक्ट होगा। फिर इसके बाद जीएस पेपर 1 2023 में दुनिया को मीठे पानी के संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद भारत में भी फ्रेश वाटर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में वाटर स्कार्सिटी है, और इंदौर की घटना से इसका क्या संबंध है? तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 2024 कुछ भी है। अब देखिए, मीठे पानी को लेकर के ही कितना प्रश्न आ चुका है, यानी वाटर स्ट्रेस को लेकर के हमेशा, या जल से संबंधित कोई भी मुद्दा हो तो उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु जल शक्ति अभियान, तो बहुत कुछ पूछा गया है आपसे। तो ये चीज हमेशा आपके सामने बनी हुई है जो आपको पढ़ना है। तो भारत में स्वाभाविक है, सबसे पहले अगर एक निबंध हम लोग लिख लें, वे सपने जो हमें सोने ना दे, वे सपने जो सोने ना दे, क्या करें? सोने ना दे। तो कौन कौन से सपने? भाई, भारत में हवा भी प्रदूषित है, भारत में जल भी प्रदूषित है, और भारत में अन्य प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि वगैरह, तो आप अगर किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चर्चा में ये सब विषय हमेशा रहते हैं, हवा, जलवायु और प्रदूषण। लेकिन जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसको आप ऐसे समझिएगा, स्वच्छ पेयजल की जो समस्या है, ये मैं कह रहा हूं, मैंने नीति आयोग का आर्टिकल में जिक्र है कि नीति आयोग का एक इंडेक्स आता है ना बेटा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, आपने पढ़ा, CWMI। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट, ये क्या कहती है कि भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोग असुरक्षित पानी के कारण मरते हैं। 2 लाख बच्चे। आप सोचिए, ये क्या वही स्वप्न है जो आपको सोने नहीं दे रहे? क्या आप करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बार टू किस का समय नहीं आ गया? चिंतन कीजिए बस यार, 122 बहुत होते हैं। इसके अलावा जो वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट ये हो गई, दूसरी रिपोर्ट है जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स आता है वैश्विक स्तर पर, जल गुणवत्ता सूचकांक, उसमें मेरे प्यारे बच्चों भारत की रैंकिंग 122 देश में 120 है, यानी 120 आउट ऑफ हम हैं 120। आप सोचिए, वाह रे वाह, ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं। क्या करेज टू एक्सेप्ट या विजनरी डिसीजन लेने का समय नहीं आ गया? और इससे भी बड़ी बात कि भारत में 70% जो वाटर सोर्सेज हैं वो दूषित हैं। यार, आप प्रदूषित पानी पी रहे हैं जहां भी रह रहे हैं, चाहे बिहार में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, आप प्रदूषित पानी पी रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हो। तो ऐसा क्यों है? 70% पानी प्रदूषित है, और आप वही प्रदूषित पानी प्रदूषित है, ऐसा क्यों है? इसके रीजन भी आपको विस्तार से आर्टिकल में समझाए गए हैं। और वो, जैसे जो पहला पॉइंट निकल करके आता वो ये है, जल नल और सीवर लाइन का मिश्रण है, और जो सीवर लाइन होती है ये मिक्स होकर के चलने का मिश्रण है। दूसरा, वीक रेगुलेशन यानी अपर्याप्त नियमन है, नियम कानूनी अच्छे नहीं है मैनेज करने। तीसरा, साइलोड गवर्नेंस जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइलो गवर्नमेंट, साइलो गवर्नेंस है ये, SILOED, साइलोड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहां पर। फिर इसके बाद जो शहरीकरण का एक बड़ा अच्छा नाम दे रहा हूं, शहरीकरण का हार्डवेयर मॉडल, ये सब नोट्स में मिलेगा आपको अभी, पहले आप हार्डवेयर मॉडल है, शहरीकरण का हार्डवेयर मॉडल है। और पांचवा मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच क्या है? रिएक्टिव अप्रोच, ये आप देख सकते हैं, पांचवा है रिएक्टिव अप्रोच। इसका मतलब हो गया जल नल और सीवर लाइन का मिश्रण। का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों
कि पुरानी और जर्जर पाइपलाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे सीवर का पानी पीने के पानी में मिल जाता है। ये तो आपको अच्छे से पता है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं। दूसरा, अपर्याप्त नियमन यानी नियम कानून की कमी जो है, इसको आप ऐसे समझिएगा कि इंडिया में कोई स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटर नहीं है, यानी कि पानी को की देखभाल करने वाली कानूनी एजेंसी भारत में नहीं है। यानी नगर निगम जो होता है या नगर पालिका शहरों की, वही मेरे प्यारे बच्चों सप्लायर भी होती है पानी की, वही टेस्टर भी होती है यानी टेस्ट करती है, और वही रेगुलेटर यानी तीनों होती है। तो इसके कारण भी समस्या, और नगर पालिका इंडिया में कैसे शहरों को मैनेज करेंगे आप सबको पता है। अब ये होता है साइलोड गवर्नेंस। ये क्या है साइलोड गवर्नेंस? यानी जब आपने पीएम गति शक्ति पढ़ा है ना, वो क्यों लाया गया था कि जिससे अगर एक हर मंत्रालय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सबको पता हो, जिससे कि वहां पर साइलोड गवर्नेंस ना हो पाए। तो मतलब समझिएगा, साइलोड गवर्नेंस है जो जल को प्रदूषित कर रही है, जैसे रोड निर्माण नंबर 1, जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग, तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते। एक की खुदाई से दूसरे की पाइप फट जाती, जैसे रोड निर्माण वाला जब खुदाई करेगा तो पाइप फट जाएगी, वह जल आपूर्ति वाले से कनेक्ट नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं साइलोड गवर्नेंस मेरे प्यारे बच्चों। तो यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कोऑर्डिनेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में कमी। फिर आता है शहरीकरण का हार्डवेयर मॉडल। ये क्या है? बहुत बढ़िया। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप पढ़ते हैं ना, तो यहां पर हार्डवेयर कहा गया। हार्डवेयर यानी भारत में जो अर्बनाइजेशन है, ये केवल पाइप, नाली और कंक्रीट से जुड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर यानी सेफ्टी, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों गायब है। इसीलिए यहां शब्द दिया शहरीकरण का हार्डवेयर मॉडल। अब ये शहरीकरण का हार्डवेयर मॉडल, ये जो मैंने आपको दिया है, क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां पर शहरीकरण की चुनौतियों में आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट आप बताइए। यानी यहां पर शहरीकरण की चुनौतियां अगर आप पढ़ रहे हैं, शहरीकरण और उनकी समस्याएं, अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स, तो क्या इसमें आप उदाहरण के रूप में ये जो जितने भी फैक्ट दे रहे हैं, शहरों की समस्या है कि नहीं, प्रदूषित जल, तो ये सारे टर्म ऐसा नहीं कि यहां ना बने तो कहीं नहीं बने, कहीं भी आप इसको यूज कर लीजिएगा। और इसके बाद तो ये हो गया जो सबसे बड़ा है। और इसके बाद रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है बच्चों? रिएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जब घटना हो गई है तब उसके बाद, यानी भारत में संकट के बाद पाइप जोड़ी जाती है, प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये समस्या शहरीकरण की भी है। यह समस्या जो 70% पानी प्रदूषित है, जिसको प्रमाणित करता है नीति आयोग का कंपोजिट इंडेक्स, जिसको प्रमाणित करता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स, जो वैश्विक स्तर पर जिसमें भारत की रैंकिंग 120 है। अब जितने निबंध आपको याद हो जिसमें आपको भारत में समस्याओं की लिस्टिंग करनी हो, तो जल प्रदूषण एक समस्या लिस्ट कीजिए। कैसे प्रेजेंट करना है मैंने आपको बता दिया, सारे रीजन मैंने बता दिए और कई निबंध भी मैंने बता दिए। तो ये हो गया 70% पानी प्रदूषित है। अब अगर इसको केवल हम मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट तक ही लें तो, कि भाई 70% पानी भारत में, सोच लीजिए आप, यानी जो टोटल 100% पानी है उसमें से 70% प्रदूषित है, पोल्यूटेड है। अब जरा आप देखिए, प्रदूषित है। मैं आपको गांव की कहानी बताऊं कि मैं अपने गांव में 12वीं तक जो है रहा हूं, और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उस समय तालाब का पानी भी पी लेते थे। मतलब तालाब का पानी जिसमें भैंस वगैरह जाकर स्नान कर रही, इतना स्वच्छ होता था, उसको भी पी लेते थे। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, और सबकी तो आप छोड़ ही दीजिए। अब आज आप बिस्लरी का भी पानी टेस्ट नहीं लगता, लगता है कि जो है ये मिला के बेच रहे हैं, जो भी है भाई। ठीक है, तो 70% पानी प्रदूषित है। अब इसकी आप, ये तो हो गया। अब इसको आते हैं दूसरे एंगल से लेते हैं। हर एक चीज की एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, यानी इसकी एक आर्थिक लागत होती है बच्चों। क्या होती है? आर्थिक लागत। यानी दूषित पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिए, कौन कौन सी बीमारियां?
जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे हैजा हो गया, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है ना, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, इनसे हर साल लगभग 3.7 सीआर वर्किंग डेज का नुकसान होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है, जरा समझाइए। मैं समझाता हूं। मीन्स कि भाई जो हम ही आप लोग हैं ना, 70% जहां पानी प्रदूषित है उस एरिया में तो 70% लोग रह ही रहे हैं। तो ये लोग जब बीमार होते हैं टाइफाइड से, हैजा से, वायरल हेपेटाइटिस से, जॉन्डिस पीलिया से, तो अगर वो काम कर रहे हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी सेक्टर में, तो उतने दिन की वो छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और सरकारी में तो छुट्टी के साथ आपको वेतन भी मिलता है। तो ये इतने वर्किंग डेज का नुकसान हो रहा है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने निकाला बच्चों। और अगर इसको हम जीडीपी के साथ कंपेयर करें तो जीडीपी को लगभग 73 मिलियन वर्किंग डेज, कार्य दिवसों का नुकसान होता है। और ये मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ये रिपोर्ट है, आपको आर्टिकल अभी जब नोट्स मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सप्लाई, ये उसकी रिपोर्ट है। यानी जीडीपी को नुकसान होता है सीधा। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, जीडीपी को और कैसे नुकसान होता है आपको अच्छे से पता है। इससे मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ता है और गरीब वर्ग सबसे प्रभावित होता है। तो यह जो पानी का प्रदूषण है, ये प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को भी बढ़ाता है कि नहीं, वंचितता के चक्र को भी बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं इसको आप कैसे नोट करेंगे और कैसे इसको। अब इसके बाद आता है, चलो भाई सर ने सिखा दिया कि प्रदूषण है, रिपोर्ट के आधार पर जल प्रदूषण बता भी दिया और बता दिया इसकी एक आर्थिक लागत भी होती है। अब आता है कि सर क्या सरकार कुछ जाग रही या सो रही? तो ऑब्वियस है, नीति यानी पॉलिसी और संस्थागत जवाबदेही। क्या है? संस्थागत जवाबदेही, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो पहले चल रही उन्हीं पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस होता नहीं है। तो उतना अमृत अमृत 2.0, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उद्देश्य वाटर सिक्योर सिटी बनाना है। यानी कि हमारे जो शहर हैं वो पानी से सुरक्षित रहे। तो ऑब्वियस है, पानी से सुरक्षित रहने का मतलब प्रदूषण से भी संरक्षण उनका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बच्चों आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा कर लो बेटा, बैकग्राउंड थोड़ा सा मजेदार नहीं है, ठीक है। बट इसका जो पूरा फोकस रहा है वो क्या रहा है, डेमोक्रेसी की तरह। जैसे डेमोक्रेसी में इसका फोकस क्या रहा है, तो डेमोक्रेसी में क्या फोकस होता है, जनता तक कितना लेके गए, मात्रा मात्रा, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। तो जो हमने अमृत मिशन 2.0 आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य वाटर सिक्योर सिटी बनाना है, लेकिन इसका ज्यादातर फोकस कवरेज, कितनों को नल मिला, क्योंकि हमको वोट मांगना ना, देखो हमने इतने घरों में नल दे दिया। जनता, क्वालिटी एट द टैप, शब्द क्या, क्वालिटी एट द टैप, यानी नल पर पानी की गुणवत्ता पर इसका फोकस नहीं है, माने कितने घरों में हमने लगा दिया, ठीक है। तो अमृत क्या है और उसमें क्या फॉल्ट है। दूसरा JJM, जल जीवन मिशन, यानी 2024 से मेरे प्यारे बच्चों हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया, हर घर नल से जल। पर जितने भी राज्य हैं वो वही क्वांटिटेटिव कवरेज पर रिपोर्ट करते हैं, हमने कितने घरों को दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट मांगना है। जबकि क्वालिटेटिव सेफ्टी की निगरानी बहुत कमजोर है, जो नल में दे रहे हो शुद्ध है कि नहीं है। गांव में भी अब शुद्ध पानी नहीं रह गया। तो आप कहेंगे सर ये तो नीति में भी कमी आ गई है। अब नीति में कमी आ गई, यहीं पर थोड़ा प्रशांत किशोर जी का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इनका बड़ा मैं फैन टाइप का आदमी, जब बिहार के चुनाव में ये गए थे तो मैं इनका फैन टाइप का आदमी था। लेकिन अब यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि बिहार के काफी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, हर एक स्टेट के हैं, लेकिन अभी क्योंकि बिहार का मैं थोड़ा हिंदू वगैरह करा रहा हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पीके अब इस समय पीके साहब कहां चले गए?
यार इस समय भी तो काम करना है, केवल चुनाव के समय काम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी टीम है, जैसे उन्होंने एक बार कहा कि मैं 200 करोड़ रुपए अपना ऐसा मैं अपना खर्च कर रहा हूं। सच बता रहा हूं, जितने जिले हैं उसमें अगर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं तो एक ऐसा हम ट्यूशन सिस्टम, नॉट मैं उनको ये कहूंगा कि आप स्कूल खोलिए, ऑब्वियस से बड़ा खर्चा है। ट्यूशन, जैसे मान लीजिए मैं गया की बात करूं या मधुबनी, कोई भी आप बात कर लीजिए। मैं कहता हूं बेटे, इस गया को अगर हम बांट दे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब इतने एरिया में बांट, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उस स्कूल में अगर वो चल रहे, बस आपको केवल शाम के टाइम प्रशासन से परमिशन लेकर के एक ट्यूशन सेंटर चलाना है। अगर प्रशासन नहीं देता है तो आपको उसके पैरेलल ही स्वाभाविक रूप से एक छोटा सा, जो जैसे वो चुनाव के समय अपने साथ कैरावैन लेके चलते थे, वैसे ही अब टेंट वाला पूरा सिस्टम है। जो आपने देखा होगा, जो अच्छे टूरिस्ट होते हैं जो जंगलों में जाते हैं, तो एक टेंट टाइप का पूरा जो है सिस्टम हो जाता है, जिसमें छोटी सी क्लासरूम, यानी 10 बच्चे, इससे अधिक तो किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे नहीं। और वो क्या करें कि जो उस पूरे एरिया का जो सबसे तेज स्टूडेंट हो, लड़की या लड़का, जिसके 10th और 12th में, मैं कहता हूं जिसके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसके 12th में, उसको कह देंगे तुम्हें केवल 2 घंटे इन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जो क्लास 1 से 5 वाले हैं, इनको तुम्हें ट्यूशन सिखाना, और ट्यूशन में केवल 2 विषय सिखाने, बाकी वो जाए फेल हो कोई मतलब नहीं, तुमको केवल 2 विषय, एक सिखाना है अंग्रेजी और एक सिखाना है मैथ। मैं अभी साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। और वो लड़की या लड़का, उसको थोड़ा अच्छा ट्यूशन का पैसा दें, यानी पढ़ाने का पैसा उसको मिनिमम 10 से 15 हजार दें, जिससे वो छक करके पढ़ाए और उसकी ऑडिटिंग हो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम है। ये मैं इनके ऊपर व्यंग नहीं कर रहा हूं बेटे, समझिएगा, क्योंकि हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। टीम इनके पास बहुत बड़ी टीम है। और ऐसा करके क्या वो इस गया को या किसी भी जिले को बदल सकते हैं कि नहीं, महज कुछ पैसे में। लेकिन क्या होता है कि जैसे चुनाव के समय सबको लगता है, जैसे महाभोज उपन्यास, और ये हमारी आपकी चर्चा बड़ी जायज है, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे, महाभोज उपन्यास में यही तो लिखा है। मन्नू भंडारी ने, चूंकि मैं आपको पढ़ाता हूं, आप साहित्य के काफी बच्चे मेरे पास है, तो वो मन्नू भंडारी क्या पढ़ा रहे हैं हमको और आपको, तो यही है कि भैया बिस्सू जो था दलित युवक है, दलित बस्ती में आग लगी, उसको पता है ये आग किसने लगाई, उसके पास सारे एविडेंस है, मार दिया जाता है उसको। अब उसके बाद उसकी पत्नी और उसका दोस्त और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी सक्सेना, जो बेचारा एसपी पे नियुक्त होता है, एसपी पे ही रहता है। उपन्यास खत्म हो जाता है, एविडेंस अटैची में रहता है, और सत्ता बदल जाती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी चुनाव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। सब अपने भाषणों में कहते हैं, सत्ता पक्ष कहता है हमारी सरकार अब की बनी, ये सीट अगर हम जीत गए विश्व को न्याय मिलेगा। विपक्ष भी यही कह रहा है, वो भी मस्त है सुकुल बाबू, विश्वा को न्याय हम ही दिलाएंगे, लेकिन वोटवा हमें ही देना। चुनाव हो गया, परिणाम आ गया, उपन्यास खत्म हुआ लास्ट में कि एविडेंस होने के बाद भी विश्व को न्याय नहीं मिला। तो वही चीज है यार, चुनाव इंडिया में बहुत कुछ तय करता है यार, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स, बाप रे बाप। तो ये खैर, तो पॉलिसी में, यानी नीति और संस्थागत जवाबदेही, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल जो अकाउंटेबिलिटी, उसमें कमी थी, जिसमें मैंने अमृत और जल जीवन मिशन का जिक्र किया। आप और भी इसमें स्कीम डाल सकते हैं। अब आता है भाई आर्टिकल में जो डिस्कस हुआ है कि क्या किया जाए, आवश्यक सुधार। अब ऑब्वियस है भाई, सुझाव कुछ दिए जाएंगे, आवश्यक सुधार। तो आवश्यक सुधार क्या है, ऑब्वियस है वही जो मैंने पहले बोला, इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटर की स्थापना, जो जल गुणवत्ता की निगरानी करे। फिर इसके बाद दूसरा शब्द बहुत बढ़िया है, यूटिलिटी मैपिंग सिस्टम। मींस एक मैपिंग तैयार किया जाए जिससे हर शहर का वाटर नेटवर्क डिजिटल हो,
और अगर कोई लीक या मिक्स्ड यानी पानी में कुछ और मिक्स्ड हो जाए तो उसको तुरंत ट्रैक किया जा सके। तीसरा, वाटर सेफ्टी एट टैप, क्या किया जाए, वाटर सेफ्टी एट टैप, ठीक है, मींस स्टैंडर्ड, यानी डब्ल्यूएचओ की तरह भारत को टैप क्वालिटी सर्टिफिकेशन लागू करना चाहिए कि ये नल जो लगाया गया है यहां पे शुद्ध पानी आ रहा है, यह सर्टिफिकेट ऐसे चिपका होना चाहिए उस नल के पीछे आपके घर में। और चौथा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, पैम यानी PAM, इसका मतलब हो गया जल प्रदूषण के लिए नगर निकायों को दंडित कीजिए। अगर जल प्रदूषण है तो नगर निगम पर फाइन लगनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई मध्य प्रदेश में, इंदौर में, गुजरात में ऐसे ही महिसागर में हुई थी, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई है, उड़ीसा के संबलपुर में। तो ये सारा आपको PDF में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बस यही आपको यहां पर करना है और इसी विषय पर आपको एक UPSC का प्रश्न भी टैकल कर लेना। एक बार आप प्रश्न पढ़िए और आप मुझे बताइए क्या इस प्रश्न को आप टैकल कर पाने में सक्षम है, बताइएगा एक बार। बोलिए भाई, क्या इस प्रश्न को टैकल कर पाने में आप सक्षम हैं? सक्षम है, ठीक है, तो बस पढ़ लीजिएगा इसको और इसका आंसर आपको अभी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ऑब्वियस है ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक GS पेपर 4 के लिए भी आपको PDF में मिलेगा। तो GS पेपर 4 मैंने अब कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहली यूनिट से कैसे कनेक्ट होगा, ये पूरा टॉपिक जो आपने पढ़ा यूनिट 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से। एक बार मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि लंबा लिखूंगा तो समय लगेगा। तो इस यूनिट से कैसे लगेगा आप मुझे बताएं। अरे भाई आप कहेंगे सर दूषित पेयजल, बस एक शब्द लिख दूं फिर समझा दूंगा, से मौतें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं और बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। तो इससे मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो स्वाभाविक है यह नीति शास्त्र और मानवीय संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है और राज्य को उसका नैतिक कर्तव्य याद दिलाता है कि सुरक्षित जल आप अपने लोगों को उपलब्ध कराइए। दूसरा, ये यूनिट 2 से भी कनेक्ट हो जाता है। आप कहेंगे यूनिट 2 यानी एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं अब अभिवृत्ति, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति से भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जल जांच में लापरवाही, जल जांच में जो लापरवाही हो रही है यह किस प्रकार का एटीट्यूड, में इंग्लिश में लिख रहा हूं हिंदी में नहीं, चूंकि वो अजीब सा वर्ड हिंदी में आ रहा था। तो ये जो लापरवाही है जल जांच में, आपको याद होगा UPSC ने आपसे पूछा था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो एक एटीट्यूड, एक नया इसी प्रकार का टर्म दे रहा हूं, उसको आप याद करिएगा। जल जांच में लापरवाही हो रही है ये जानते हुए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 70% पानी प्रदूषित है। तो इसको क्या कहेंगे, कॉलस, CALLOUS, कॉलस एटीट्यूड, ठीक है, यानी कॉलस एटीट्यूड है अधिकारियों की। ठीक रहेगा बच्चों, कर पाएंगे, कर पाएंगे कॉलस एटीट्यूड। ठीक है, या समझा दूं, एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। जल जांच में लापरवाही यानी कॉलस एटीट्यूड, ठीक है ना। यानी मैं इसको ऐसे समझाऊं तब आप और अच्छे से समझेंगे कि जब अधिकारी कहते हैं कि पाइप जोड़ दी काम पूरा, तो ये क्या होता है, इसको कहेंगे कवरेज ओरिएंटेड एटीट्यूड। क्या कहेंगे, एक बार बोलिएगा, कवरेज ओरिएंटेड एटीट्यूड। लेकिन उनको पूछना क्या चाहिए, उनको पूछना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों पानी सुरक्षित है,
जब वो यह पूछेंगे कि पानी सुरक्षित है, इसे बोलेंगे सिटीजन सेंट्रिक एटीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप अब आप इस मुद्दे को थोड़ा और अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर हम जीएस पेपर 4 एटीट्यूड की निगाह से देखें तो कालस का मतलब होता है निष्ठुर, निष्ठुर या संवेदनहीन, संवेदनहीन एटीट्यूड, यानी दूसरों के दर्द, पीड़ा और परिणामों के प्रति असंवेदनशील, लापरवाह और उदासीन रवैया, इसको बोलते हैं कॉलस एटीट्यूड। यानी सरल शब्दों में मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला रवैया, यानी पीड़ितों के प्रति करुणा का अभाव, शिकायतों को हल्के में लेना, केवल नियम दिखाना, नैतिक जिम्मेदारी ना लेना, नुकसान के बाद भी अफसोस या सुधार की भावना ना होना, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम कहते हैं कॉलस एटीट्यूड। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, कॉलस एटीट्यूड अब क्लियर हो गया? हो गया? ठीक है। एक एक चीज बेटा सीखते चलो, यूपीएससी को इस बार पकड़ना नहीं, इसको आप उड़ा ही देना है। ठीक है, ठीक है, मैं कमेंट आप लोगों के देखता हूं। समझ में आ रहा है? कमेंट करो। जो बच्चा कमेंट करता है वो फिर मेरी निगाह में भी आ जाता है। हो गया बेटा? अब आता है, तो ये एक प्रकार से एथिकल फेल्योर एटीट्यूड है, ये भी याद रखेगा। अब आता है यूनिट नंबर 7, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। इन गवर्नेंस, तो ये इसके साथ भी जुड़ रहा है, यानी सबसे मजबूत लिंक यही है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं है नगर निगम की, और सभी जिम्मेदार संस्थाओं की ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। गवर्नेंस का फेलियर है, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की पूरी तरीके से कमी, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। क्यों? अब इसको कैसे लिंक करेंगे कि नगर निगम, मैंने बताया था, सप्लायर भी है, सप्लाई भी करता है, टेस्ट भी करता है कि सही है कि नहीं, टेस्टर भी है, रेगुलेटर भी है। तो ऑब्वियस जब एक ही संस्था में तीनों शक्तियां होंगी तो जवाबदेही का अभाव होगा, तो प्रोबिटी फेलियर तो हो ही जाएगा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हो गया? समझ में आ गया? अब आते हैं जो पीवाईक्यूज थे उनके साथ, इसको एक बार कनेक्ट कर दे। जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि एक बार टॉपिक पढ़ा दूं, फिर पीवाईक्यूज के साथ इसको एक बार जोड़ूंगा। 2016 का प्रश्न है, जरा देखिएगा। भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी मैनेजमेंट किया जाए तो मानव समस्याएं कम हो पाएंगी। तो अब आपको एक लाइन में पूछूं तो आर्टिकल जो तर्क करता है, वो तर्क क्या करता है बेटा? तर्क करता है कि भारत में जल संकट स्कार्सिटी से ज्यादा से उस जल की सेफ्टी, गवर्नेंस और मैनेजमेंट फेलियर मुद्दा है। यानी जल संकट तो है, बट उससे भी ज्यादा मुद्दा है उस जल की सेफ्टी, उसके लिए अच्छा गवर्नेंस, उसके लिए अच्छा मैनेजमेंट। ये तीनों फेल है। और इसी तर्क को अब इन प्रश्नों से मैं जोड़ते हुए आपको समझाता हूं, जरा देखिएगा। अब इस पहले प्रश्न में देखिए, इंदौर केस क्या दिखाता, मैं यहां लिख दूं, इंदौर केस क्या दिखाता। और ये सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न आपको जब मिलेंगे तो आपके पास पुराना किताबों में आपके नोट से तो कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो मेरा एनालिसिस है जो आपको बचाएगा, चूंकि ऐसे प्रश्नों के लिए 7 से 9 मिनट आपको मिलता है। आप 9 मिनट में सोचिए और प्रश्न का आंसर भी कर दीजिए, कहां से कर पाएंगे। तो हिंदू आपको यहां बचा लेता है। जो बच्चे अच्छा एनालिसिस करके सुन के जाते हैं वो संभल जाते हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं इंटरव्यू कितने बच्चों की कॉल हो ही रही है। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, आप पूछिए कि भैया कितने बच्चों को आप इस बार इंटरव्यू दिला रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपके पास। देन फिर आपको समझ में आएगा कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट के पीछे कोई एक संस्था, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, वो सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम किताबों में हैं और यूपीएससी किताबों से ना जाने कब बाहर निकल चुका है, और एआई के जमाने में अब वो और बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि सबके पास ये सोर्सेस है। लेकिन जो स्मार्ट होगा वो इसको यूज करेगा, जो नहीं होगा वो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो इंदौर केस यह दिखाता है कि पानी उपलब्ध होते हुए भी मिसमैनेजमेंट से बीमारी और मौतें हुई। दिखाता है कि नहीं दिखाता?
बोलिए। यानी लैंड वाटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो, मैंने आपको पहले ही बताया। रोड की खुदाई हो रही, रोड डिजिंग, फिर उससे पाइप का डैमेज होना, फिर सीवेज की मिक्सिंग, और फिर जो मानव को नुकसान हो रहा है, जॉन्डिस, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ। तो कुल मिलाकर के क्या है? पुअर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो यही तो कह रहा है कि मानव की विपत्ति को इस प्रकार का जल प्रबंधन बढ़ा रहा है। इसलिए अगर उसको अच्छे से मैनेज कर लीजिए, किन तरीके से आप मैनेज करेंगे वो मैंने मैनेजमेंट का तरीका बता ही दिया। तो वह आर्टिकल लाइव एग्जाम्पल है इस प्रश्न का। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब आता है भारत में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इस आर्टिकल से कैसे लिंक है मेरे प्यारे बच्चों? इनलैंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है, यह तभी सस्टेनेबल होता है जब वाटर क्वालिटी एक्सेप्टेबल हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो। दो चीजों पर यह बहुत बड़े स्तर पर निर्भर करता है। और आर्टिकल हमें क्या बताता है? आर्टिकल तर्क देता है मेरे प्यारे बच्चों की रिवर्स, यानी हमारी नदियां और अर्बन वाटर, ये दोनों हैवली पोल्यूटेड हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषित है और वीक रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा इश्यू, यानी सस्टेनेबिलिटी के साथ इसको मैंने जोड़ा है कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में धारणीयता की समस्या, अगर ये दो समस्याएं रहेंगी तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के समक्ष भी समस्या बनी रहेगी। फिर आपके सामने प्रश्न आता है क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर। तो भैया आर्टिकल इससे सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक बनाता है कि नहीं बनाता है? तो वो कहता है कि क्राइसिस अवेलेबिलिटी का नहीं है, सेफ एक्सेस का है, यानी सुरक्षित पानी तक पहुंचने का है। पानी तो अवेलेबल है। इंदौर में अवेलेबिलिटी कैसे? टैप वाटर तो था ना, लेकिन ड्रिंकेबल नहीं था, पीने योग्य नहीं था, लोग पिए बीमार हुए। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे कि भाई जो आज का संकट है वो वाटर अवेलेबिलिटी का नहीं, उसके सुरक्षित पहुंच का है। और इंदौर का एग्जांपल आपके सामने है। इसी प्रकार से, ठीक है ना, भारत में कोई भी प्रश्न जल संकट पे आएगा तो आप इसी हिसाब से इसको टेकल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस एक मॉडल क्वेश्चन मैंने करा ही दिया तो उसके हिसाब से आप इसको डील देंगे। अब आता है अगला प्रश्न, इंडिया का डीप टेक। ये भी एक अच्छा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे लगता है कि एक अच्छी हम लोगों का एक अच्छा डिस्कशन इस पे होने जा रहा है। ठीक है ना? क्लियर बेटा? जरा इसको समझते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पहले आप इसको देखिएगा कि भारत का डीप टेक इकोसिस्टम एक बड़े बदलाव से गुजर रहा, सालों तक जोश से भरी फंडिंग के बाद जिसमें नई चीजों और एक्सपेरिमेंट को प्राथमिकता दी गई थी, अब वेंचर कैपिटल एक ज्यादा मुश्किल, ज्यादा अनुशासित सवाल पर ध्यान दे रहा है। क्या डीप टेक्नोलॉजी और असली कस्टमर्स और रेवेन्यू वाले बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बदला जा सकता है? ये आपके सामने न्यूज है, लेकिन मैं इसको सरल ढंग से समझाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई तकनीक, टेक्नोलॉजी लैब में तो काम करे, पेपर में छप जाए, दोनों चीजें हों, लेकिन आम आदमी तक ना पहुंचे, तो क्या वो सच्चा विकास है? बोलिए, आंसर दिया करो तुरंत, या अपने घर में मुंडी हिला दो नहीं। तो आज जो भारत का डीप टेक इकोसिस्टम है, इसके सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि डीप टेक होता क्या है। यानी डीप टेक वे तकनीकें होती हैं जो गहरे वैज्ञानिक अनुसंधान, डीप साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित होती हैं। यानी वो केवल ऐप ना हो, कोई सॉफ्टवेयर ना हो, वो क्या हो? जिसमें हार्डवेयर भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, साइंस भी शामिल हो, इस प्रकार की चीजें, जैसे एआई इकोसिस्टम डेवलप करना, वो डीप टेक अनुसंधान है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप ऐसे समझिए जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपके घरों में लगी होगी, तो वो डीप टेक
इकोसिस्टम का उदाहरण है जल शुद्धिकरण तकनीक। मेडिकल डिवाइस वह भी डीप टेक इकोसिस्टम का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर चिप, एआई आधारित सेंसर, रोबोटिक्स, ड्रोन, क्लाइमेट से जुड़ी तकनीकें। यानी डीप टेक को अगर आप ऐसे में समझाऊं एक शब्द में, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, एक फार्मूला लिख लीजिएगा, डीप टेक इज इक्वल टू रिसर्च प्लस इंजीनियरिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं। अब यहां पर यह कहा गया है कि जो फंडर्स हैं, यानी जो हमारे यहां स्टार्टअप काम कर रहे हैं, अब वो एक कदम आगे बढ़ करके सोच रहे हैं। यानी पहले जिस आधार पर डीप टेक स्टार्टअप्स को पैसा मिलता था, अब उसमें एक बदलाव हुआ है। तो पहले कैसे पैसा मिलता था, एक बार वो आपको समझा दूं, फिर सिलेबस पे आऊंगा। 2020-21 का जो दौर था, जब डीप टेक स्टार्टअप पर पैसा इन्वेस्टर्स स्पेंड करने लगे, यानी निवेश करने लगे, तो 2020-21 में एक टर्म इस्तेमाल हुआ जिसे हम कहते हैं फंडिंग यूफोरिया। फंडिंग यूफोरिया, ये यूफोरिया, EUPHORIA, आप इसको हिंदी में भी लिखेंगे फंडिंग यूफोरिया। ठीक है ना? आप इंग्लिश को देवनागरी में लिख लीजिए। तो फंडिंग यूफोरिया था क्या? यानी इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पैसा डीप टेक स्टार्टअप में आया, निवेशक जोखिम लेने को तैयार थे, सिर्फ आइडिया दिखाया डीप टेक स्टार्टअप का और फंडिंग ले ली, फंडिंग रेज कर ली। यानी फंडिंग यूफोरिया, यानी फंडिंग का उन्माद। उस दौर में कई डीप टेक स्टार्टअप्स को फंड मिला। जैसे मैं डीप टेक पे काम कर रहा हूं, वाटर प्यूरिफायर्स पर, तो मुझे पैसा मिला, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया मेरे आइडिया को सुन करके। लेकिन क्या हुआ, अब उन्होंने फंड ले लिया, लेकिन जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने फंड लिया, मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रोडक्ट बाजार तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो केवल आइडिया के स्तर पर था। उन्होंने, यानी जिनका आइडिया था, प्रेजेंटेशन के समय बड़ी चालाकी से मैन्युफैक्चरिंग प्लान उन्होंने नहीं दिया, और इन्वेस्टर्स ने उस पर फोकस भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि आइडिया है तो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही ये प्रैक्टिकल में आएगा। तो कई डीप टेक स्टार्टअप्स को जो ये उन्माद था, फंडिंग यूफोरिया का दौर था, कि वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई ना कि भाई अब डीप टेक का जमाना है, डीप टेक टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन्वेस्टर आने लग गए। तो प्रोडक्ट बाजार तक नहीं पहुंचा, मैन्युफैक्चरिंग प्लान नहीं था, लागत बहुत ज्यादा थी। ऐसे में नतीजा क्या हुआ, कई स्टार्टअप्स लैब प्लस मार्केट के बीच में अटक गए, स्टक कर गए। कहां फंस गए? लैब और मार्केट के बीच में फंस गए। अब 2020-21 के बाद अगर 2024 और 25 के दौर को देखें, जिस पर आज का आर्टिकल है, तो अब यहां कहा गया है कि निवेशक डीप टेक को इन्वेस्टमेंट देते समय, डीप टेक स्टार्टअप्स को अब पूछते हैं कि क्या आप रिसर्च कर रहे हैं या सच में प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी प्रोडक्ट पर अब फंडिंग आ रही है। इसीलिए मैंने कहा रिजल्ट पर एजुकेशन स्टार्टअप में फंडिंग आनी चाहिए। क्या इसका उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग भारत में संभव, जिसके लिए आप भारत में आइडिया बेचकर मुझसे पैसा ले रहे हैं? क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा? और इसी को बोलते हैं डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के इन्वेस्टमेंट मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन। तो कल को प्रश्न पूछ सकता है कि डीप टेक स्टार्टअप में मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन क्या है, और यह हाल के समय में किस प्रकार का एक अच्छा ट्रेंड दिखाता है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। तो मैंने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन। यानी मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अब डीप टेक में सिर्फ रिसर्च करना काफी नहीं। अगर मैं डीप टेक में रिसर्च कर रहा हूं, कोई कंपनी है मेरी, तो केवल आइडिया से काम नहीं चलेगा। यानी सिर्फ रिसर्च काफी नहीं है, स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। यानी आप जो आइडिया बेच रहे हैं उससे कोई प्रोडक्ट बना पाएंगे तो वह इंडिया में बनेगा कि नहीं, बाजार में बेच पाएंगे कि नहीं, आम आदमी को क्या लाभ होगा। यानी क्वालिटी, कॉस्ट और सेफ्टी, ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी पैसा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो
यही है कि भाई आप टेक्नोलॉजी दैट कांट बी मैन्युफैक्चर्ड इज नॉट अ सोल्यूशन। अब इस माइंडसेट के साथ लोग काम कर रहे हैं कि भैया तकनीक है, अगर आप उससे कुछ बना नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वह तकनीक फिर आपका जो आइडिया है वो बेकार है। यही आपके लिए भी, अगर आप रिजल्ट नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे मेंटर्स नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आपका भी आइडिया बेकार है, बाद में आप परेशान हैं। अभी मैं एक बिहार मेंटरशिप में मेरी स्टूडेंट, बेटा अगर सामने हो रोमा तो आना एक बार आप। और अब उसने आज से हिंदू देखना स्टार्ट किया, काफी समय पहले उसने छोड़ रखा था। जब उसके आंसर को, यानी कल मैंने, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कल उसके कई आंसर मैंने चेक किए ऐसे के, और जब मैंने उसको सोल्यूशन अपनी तरफ से दिया कि बेटे ये तो तुम्हारा जो आंसर है ऐसे का, जीएस वो अच्छा लिख रहे, ऐसे के आंसर में प्रैक्टिकलिटी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा एक बार, तब जा करके आप लोगों को समझ में आएगा। एक मिनट के लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक हम समझेंगे नहीं ना तब तक जो है, ये देखो, ये उसका आंसर है, ये उसके, मेरी पर्सनल मेंटरशिप के स्टूडेंट है बिहार की, ये उसके सारे आंसर हैं। यानी आप ओपन करो तो ये उसके सारे आंसर हैं, यानी एक नहीं, ये मैं जो पर्सनल मेंटरशिप ऑब्वियस है, मैं सबकी पर्सनल कॉपियां, ये उसके ऐसे के 3-3 ऐसे रोज में लिखवाता हूं। और ये एक 3 है, एक ये 3 है, यानी 2 रोज का मैंने कल चेक किया एक साथ, आप देख सकते हैं, यानी कुल मिला के 6 ऐसे। फिर उसके बाद मेरी, ये देखो आप, 14 मिनट तक बात हुई है, ये जरा देखिएगा। ये मेंटरशिप का कमाल यही है बेटा कि आप टीचर से मिल नहीं पाते हैं लाखों लाख देके, और मेरी मेंटरशिप में आप, कितना एडवांटेज है मेंस के टाइम पे, तो बवाल है, मतलब एडवांटेज। अब इसका 14 मिनट तक इसको मैंने सब बातें समझाई, और समझाते समझाते मैंने वही प्रैक्टिकलिटी, मैंने कहा तुम्हारे में सब कुछ है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। फिर देखो मैंने प्रैक्टिकल इसको पूरा कंटेंट दिया कि प्रैक्टिकलिटी मींस ये डेटा, ये इंडेक्सेस, ये बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद फिर हमारी बात हुई, ये नहीं, फिर देखिए फिर हमारी बात हुई, और फिर उसने कहा कि सर आईक्यू आईपी की क्लास, मैंने उससे पूछा कि तुम नहीं देख रही हो, तो आज उसका सुबह सुबह मैसेज आया, सर आईक्यू आईपी का क्लास कितने बजे है, क्योंकि 9 बजे मैंने उसको बोला था, 9 बजे नहीं हो पाया। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप पढ़ते जाइए, लेकिन काम चलेगा नहीं। अब आप मेंस लिखे हैं, और मेंस कैंसर में अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो समस्या तो है। जिसने पिछला भी मेंस लिखा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है। खैर, तो अब आता है कि भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है, यानी इसमें यह भी डिस्कस किया गया कि भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग जरूरी क्यों है। ऑब्वियस भाई, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अब देखिए यूनिट, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी और विकास, तो विकास का मतलब क्या, जब तक हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेंगे, यानी मेडिकल डिवाइस बनाने में, वाटर प्यूरिफिकेशन की मशीन्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बाहर से आयात करेंगे तो वो महंगा भी है और असुरक्षित भी है, चाइना रोक दे तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए जो फंडिंग हो रही है उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आज हिंदुस्तान को क्यों इस प्रकार की नीति की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए, दूसरा रोजगार, हाई स्किल जॉब क्रिएट होंगी डीप टेक में, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, फैक्ट्री वर्कर्स को काम मिलेगा। तीसरा पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, यही सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर इसी टॉपिक को आप कहें तो मैं जोड़ दूं जो है इंदौर वाली घटना से। आइए जरा इसको इंदौर वाली घटना से, कि अगर डीप टेक टेक्नोलॉजी से हम कुछ सोल्यूशन ढूंढे तो क्या हो सकता है। यानी इंदौर या अन्य जगहों पर जहां पर भी जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए हैं, तो वहां पर प्रश्न उठता है कि क्या यह सिर्फ अपराध है या सिस्टम की विफलता है। तो मैं यहां कहने जा रहा हूं, यह टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस दोनों का फेल्योर है। यानी डीप टेक इंदौर ऐसी घटना में कैसे मदद कर सकते हैं, आप सोचो बेटा। आईक्यू आईपी यानी डीप टेक कैसे मदद कर सकते हैं, उसी से ऑब्वियस है, पानी की सुरक्षा, रियल टाइम वाटर क्वालिटी सेंसर्स, यानी नलों में वाटर क्वालिटी सेंसर हो, या जो जहां से सप्लाई हो रही, जैसे ही गंदा पानी आने लगे, सेंसर क्या करें, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं
तो सेंसर क्या बताते हैं कि अब और आगे मत बढ़ाओ, सामने वाली गाड़ी खड़ी है, भिड़ जाओगे। तो रियल टाइम वाटर क्वालिटी सेंसर्स, एआई आधारित अलर्ट सिस्टम, यानी जैसे ही प्रदूषण का लेवल बढ़ना शुरू हो तुरंत अलर्ट सिस्टम अलर्ट कर दे। और सस्ते घरेलू जल परीक्षण किट, यानी घरों में भी हो कि लोग अपना पानी चेक कर सकें, याद रखिएगा। और ये तभी काम करेंगे जब इनका भारत में बड़े पैमाने पर निर्माण हो। आप देख सकते हैं। तो पहली चीज ये होगी। इतना ही नहीं कि शराब पीने से भी, जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं, तो शराब का सप्लाई चेन जो है उसमें भी लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए मेथनॉल पहचानने वाली मशीनें इसी डीप टेक टेक्नोलॉजी से बनेंगी। ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग की जाए, फैक्ट्री लेवल टेस्टिंग डिवाइस बनाई जाए। यह सब मैन्युफैक्चर्ड हार्डवेयर हैं, सिर्फ ऐप नहीं है। तो ऑब्वियस है ये सब इसके इस्तेमाल हैं। और भारत सरकार ने भी यह समझा है कि रिसर्च तभी काम का है जब वो फैक्ट्री तक पहुंचे। और इसीलिए पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया 2.0, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ, स्टार्टअप इंडिया, डीप टेक इनिशिएटिव जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप पूरा टॉपिक समझ गए हैं और इसको आप बेहतर ढंग से डील पाएंगे। और डीप टेक पर, यानी मैं यहां यही बता रहा हूं कि जैसे पीएलआई चर्चा में थी तो पीएलआई पर क्वेश्चन आया, अब डीएलआई चर्चा में है, डीप टेक इनोवेशन चर्चा में, ये सब भी प्रश्न आएंगे। इनोवेशन पर पहले भी पूछा, आगे भी पूछा जाएगा। और निबंध राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा, तो ऑब्वियस है डीप टेक टेक्नोलॉजी विकास और सुरक्षा दोनों में एक महत्वपूर्ण एंगल है। अब यहां पे आप एक प्रश्न देखिए, भारत का डीप टेक पारिस्थितिक तंत्र अब फंडिंग यूफोरिया से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग अनुशासन की ओर बढ़ रहा है। तो क्या फंडिंग यूफोरिया आपको समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग अनुशासन आपको समझ में आया? फिर ये जो चेंज हो रहा है उसको एनालाइज करना है और बताना है कि यह कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेगा भारत को और लोगों का कल्याण भी सुनिश्चित करेगा। लोगों का कल्याण कैसे करेगा, मैंने इंदौर वाले केस से आपको बता दिया। इसका आंसर भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब आता है इस प्रश्न का नैतिक एंगल। ऑब्वियस है, मैंने पहले कहा इसका जीएस पेपर 4 से रिलेशन, हर एक टॉपिक में जीएस पेपर 4 होता है, इसीलिए जीएस पेपर 4 इजी होता है। अब मैं आपसे कहूं, अगर तकनीक मौजूद है लेकिन लागू नहीं की जाती है, यानी उसका व्यवहार नहीं, लागू नहीं की जाती है और लोग मरते हैं, तो क्या यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है? आप मुझे बताइए। नहीं, यह एक नैतिक विफलता भी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज हैं, इसलिए इसको आप, यानी भारत का डीप टेकअप पेपर इनोवेशन से निकलकर पीपुल सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है और यह तकनीकी नैतिकता का एक आधार बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी भारत का डीप टेक रीसेट ये जो हुआ है, अब यूफोरिया फंडिंग से निकल करके और आगे, या फंडिंग यूफोरिया से निकल करके अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, इसको बोलते हैं रीसेट। यानी पहले जो था उसको रीसेट कर देना। अब लक्ष्य स्टार्टअप का सिर्फ यूनिकॉर्न बनना नहीं, बल्कि सेफ, अफोर्डेबल और यूजफुल टेक्नोलॉजी बनाना है, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता, आत्मनिर्भरता और जनजीवन की सुरक्षा तीनों संभव हो सके। तो आप यह यहां पर देख सकते हैं। तीसरा, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका आपके सामने आ गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जिसको जीएस पेपर 2, ठीक है ना? चलिए, मुद्दा क्या है? हाल ही में गुजरात कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ईडी ने रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। अब ये सारी चीजें आपको पता लग गई हैं और यह खबर जीएस पेपर 2 के लिए तो है ही है ये, यानी लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका सिलेबस का पार्ट है, ये देख सकते हैं आप। और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस हो गया, जीएस पेपर 4 एथिक्स, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस हो गया। लोग यूनिट 6 भी लगा सकते हैं, यूनिट 3 भी लगा सकते हैं। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य यूनिट नंबर 3 हो गई, और यूनिट नंबर 6 हो गई आपकी जो है लोक प्रशासन में नीति शास्त्र के समक्ष क्या चैलेंजेस हैं। तो ये सब में है मेरे प्यारे बच्चों।
और एक अच्छा टॉपिक निकल करके आता है। और सबसे पहले आप मूल प्रश्न को समझिए जो मैं इस आर्टिकल के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। मूल प्रश्न, फिर यहां से ये सारे टॉपिक और भी ओपन हो जाएंगे। जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, सोचिए आप एक मिनट के लिए, तो आमतौर पर दिमाग में क्या आता है? सच्ची सच्ची बताइएगा। आपके दिमाग में आता है चुनाव, आपके दिमाग में आएगा सरकार, आपके दिमाग में आएगा नेता, यही आएगा ना। लेकिन जो आज का सवाल है, जिस विषय पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो ये है आपसे कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव से चलता है, या फिर उसे रोजमर्रा में जमीन पर चलाने वाले लोगों से? आप कहेंगे सर चुनाव से तो एक बार चलता है, लेकिन जो रोजमर्रा में जमीन पर लोकतंत्र चलाते हैं उन लोगों से या प्रतिदिन चलता है। और ये लोग कौन है? सिविल सर्वेंट है, यानी सिविल सेवक हैं। और यही कारण है कि जीएस पेपर 4 में सिविल सेवाओं की नैतिक भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए खूब सारी यूनिट, यूनिट 3B, यूनिट 5B, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 7, तीन यूनिट है इससे। और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस तो मैंने लगा ही दिया। और ये मैंने चुना क्यों? कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। हाल के वर्षों में हमने आपने क्या देखा? वरिष्ठ आईएएस पीसीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खूब आरोप लगे। जांच एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और इसका परिणाम क्या होता है? ट्रस्ट डेफिसिट होता है प्रशासनिक तंत्र पर, जनता का घटता भरोसा। और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से ये घटनाएं हमें मजबूर करती हैं कुछ प्रश्न पूछने पर कि अगर नियम लागू करने वाला ही नियम तोड़े तो लोकतंत्र का नैतिक आधार कैसे बचेगा? यही सारे प्रश्न आप एथिक्स जो मैं उठा रहा हूं ना, जीएस पेपर 4 या ऐसे में, खासकर ऐसे में ऐसे ही प्रश्न वाचक बातें कहते हैं। यानी प्रश्न उठाना भी एक कहने का तरीका है, ठीक है ना? तो यही सारी बातें हैं जो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी। इथिक्स याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, इथिक्स यानी नैतिकता का अर्थ ईमानदार होना नहीं है। एथिक्स का अर्थ ईमानदार होना नहीं है, समझिएगा इसको, नहीं तो गलती कर जाएगा। ईमानदारी तो एक सद्गुण है, एथिक्स का अर्थ ईमानदार होना नहीं है। तो एथिक्स का अर्थ क्या है? नंबर 1, सही और गलत का विवेक। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, यह दोनों को समझना और उसको समझने की विजडम है। दूसरा, अगर आपके पास शक्ति है तो आपके पास डिसिप्लिन है, यह एथिक्स बताता है। पद के साथ जिम्मेदारी और निर्णय के साथ नैतिक साहस के निर्णय लिया है तो इसको लागू करेंगे, ठीक है ना? ये सारी बातें। तो सिविल सेवक की नैतिक भूमिका क्या होती है? सोचिए आप। भाई, सिविल सेवक पब्लिक ट्रस्ट होल्डर होता है, जन विश्वास का संरक्षक होता है। आपको याद होगा वो एक ट्रायंगल में बनाता हूं, सबसे ऊपर डेमोक्रेसी में जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में जो सरकारें होती हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं, लेकिन सिविल सेवक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जिस पर जनता विश्वास करती है। जनता टैक्स देती है, सत्ता सिविल सेवक को मिलती है, बदले में अपेक्षा क्या जनता करेगी? भैया जो सेवा हमें, उसकी डिलीवरी अच्छी करो। सेवा, न्याय, ईमानदारी। तो जब आप रिश्वत लेते हैं, जैसे इस अधिकारी महोदय ने लिया, तो केवल पैसा आप नहीं ले रहे, रिश्वत लेकर के जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर यह महत्वपूर्ण होता है। तो सिविल सेवक की नैतिक भूमिका क्या है? पहला मैंने बताया। दूसरा है सिविल सेवक की इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, यानी संगठन के प्रति जवाबदेह रहना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? जैसा बाहर वैसा अंदर, यानी अकेले हैं तो भी सही करना है। एक अधिकारी अगर नियम जानता है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझता है, और फिर भी गलत करता है, तो इसे क्या हम अज्ञान कहेंगे? बोलिए। नहीं, यह एथिकल फेल्योर है, यह नैतिक विफलता है, जो इस केस में हमें दिखाई देती। तीसरा मुद्दा यहां से निकल करके आता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस का, यानी शासन व्यवस्था में शुचिता या ईमानदारी का। प्रोबिटी क्या होती है? अरे भाई, कि पब्लिक लाइफ में हम नैतिक रूप से शुद्ध रहेंगे। अब नैतिक रूप से शुद्ध कैसे रहते हैं? नैतिक शुद्धता, एथिकल प्योरिटी। भाई, जब हम ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शी होंगे, निष्पक्ष होंगे, निजी लाभ से दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन अब जो इन्होंने किया,
मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति, रिश्वत, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी के सीधे विरोधी हैं। लिखिएगा आप, ठीक है ना? तो ये सारी बातें। इतना ही नहीं, ये जो पूरा मुद्दा है एटीट्यूड फिर से जीएस पेपर 4 के यूनिट नंबर 2 से भी जुड़ा है। यानी गलत एटीट्यूड है ये, क्या कि मैं ही सिस्टम हूं, मेरे बिना काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो चलता है। इस प्रकार का जो एटीट्यूड लोग रखते हैं तो भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं वो धारण कर ही लेते हैं और पूरे सिस्टम को बीमार कर देते हैं। चौथा, इस अधिकारी में इमोशनल इंटेलिजेंस की भी कमी दिखी है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या सिखाता है? भैया शक्ति पर नियंत्रण रखो। यानी एथिकल ऑफिसर वह नहीं है जिसे अवसर ना मिले। एथिकल ऑफिसर वो है जिसे अवसर मिले फिर भी वह संयम रखे। कैसे संयम रखेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में है तो लालच को आप पहचानेंगे, दबाव को आप संभालेंगे और सत्य के साथ विनम्र रहना भी आप सीखेंगे। और जैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है, पतन की शुरुआत, और आप देख सकते हैं गिरफ्तारी के साथ उनके पतन की शुरुआत हुई। तो ये जो करंट की घटना है, इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही सीखते हैं पॉजिटिव, कि जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, रूल ऑफ लॉ का पालन किया गया और यह एक संदेश गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन इसके कुछ नुकसान गए कि ऊंचे पद पर नैतिक गिरावट है, प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ेगा, लोकतंत्र की साख को नुकसान होगा। तो ये सारे बातें हैं जिन पर आप जो है कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार पर 2019 में आपसे प्रश्न भी पूछा कि नहीं पूछा भैया? पूछा कि नहीं पूछा? पढ़िए आप। तो हमेशा याद रखिएगा, एक शब्द मैं दे रहा हूं इस प्रकार के प्रश्नों को लिखते समय, लोकतंत्र कानून से चलता है। कानून से चलता है लेकिन जीवित रहता है चरित्र से। ऐसे में अगर सिविल सेवक नैतिक होंगे तो शासन मजबूत होगा, स्वार्थी होंगे लोकतंत्र खोखला होगा। याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? तो इसको मैंने एथिक्स के साथ जोड़ दिया और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और एक मॉडल क्वेश्चन भी है। वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के हालिया मामलों ने लोक प्रशासन में गंभीर नैतिक चुनौतियों को उजागर किया। इसमें शामिल नैतिक पहलुओं का विश्लेषण करें और चर्चा करें कि सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही कैसे मजबूत की जाए। आप सोचो, यही सब प्रश्न यूपीएससी पूछेगा और इसका आंसर आपको बना बनाया हमारी पीडीएफ में तुरंत मिल जाता है उसी दिन। अब प्रीलिम्स के बहुत सारे टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने घूम रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक? प्रीलिम्स के। तो इसको आप चाहे तो खुद भी निपटा सकते हैं और अगर नहीं निपटा पाएंगे तो ऑब्वियस है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए हैं ये। कोहरे की वजह से दिक्कतें। कोहरे की वजह से दिक्कतें, रेलवे और एयरलाइंस कोहरे से होने वाली रुकावटों से कैसे निपटते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, तो एक कुछ शब्द आएंगे जो आप लोगों को पढ़ने हैं, कैसे चलते हैं प्रीलिम्स के लिए। यानी एयरलाइंस व एयरपोर्ट का कोहरे में कैसे संचालन होता है, एयरलाइंस का। LBP शब्द याद रखिएगा, क्योंकि आजकल साइंस में जो प्रैक्टिकल प्रश्न वही पूछे जाते हैं। लो विजिबिलिटी प्रोसीजर, यानी जब कोहरे के कारण दृश्यता विजिबिलिटी कम हो जाती है तो यही प्रक्रिया लागू हो जाती है, ठीक है ना? और ये आप रखिएगा, बस केवल टर्म याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें पहली चीज शामिल होती है लो विजिबिलिटी जो प्रोसीजर, उसमें LVTO
LVTO, लो विजिबिलिटी टेक ऑफ, TO मतलब टेक ऑफ, प्लेन ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा होता है, इसमें शामिल होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ILS। तो ये शब्द केवल पकड़िएगा, क्योंकि अगर आपने ये सब शब्द पढ़े नहीं है तो एग्जाम में अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब रेलवे क्या क्या करता है, और इन शब्दों पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है तो उसमें आपको कोई दिक्कत। रेलवे क्या करता है, FSD, यानी उसके पास क्या, फॉग पास डिवाइस। तो रेलवे के पास है यह डिवाइस मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम फॉग सेफ्टी डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। तो बस इसको आप याद करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कवच आप सबको पता ही पता है, कवच जिस पर आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, जिसे हम ATP भी कहते हैं। ATP यानी ऑटोमेशन ट्रेन प्रोटेक्शन, यानी पायलट अगर चूक जाए कोहरे के कारण तो कवच अगर लगा है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। क्लियर बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, बस और बाकी कुछ भी नहीं। अब आता है बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल हो गया भाई। कहां शामिल हो गया हो बुल्गारिया? बुल्गारिया कहां शामिल हो गया? यूरोजोन में प्रवेश 1 जनवरी 2026 से। न्यूज पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। ठीक है, अब ये 21वां सदस्य बना प्रीलिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी एक करेंसी थी, वह करेंसी, कभी कभी कई देशों की करेंसियां जो चर्चा में होते हैं किसी भी कारणवश, चाहे उन्होंने अपनी करेंसी त्यागी हो या कुछ उन्होंने उसमें कुछ इनोवेशन किया हो, तो इन्होंने त्यागा है अपनी मुद्रा लेव, क्या नाम है, LEV, लेव को त्यागा है। और यूरोजोन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी यूरोपीय संघ के वे देश जहां यूरो ही एकमात्र लीगल करेंसी है। अब यूरो जोन की न्यू कहां पड़ी, 1992 में, प्रीलिम्स में आप पढ़ेंगे, मास्ट्रिच ट्रीटी, मास्ट्रिच की संधि से, ठीक है। और इस यूरो जोन में क्या क्या चीजें होंगी, साझा मुद्रा होगी, यानी सबकी मुद्रा यूरो होगी जो भी इस जोन में आएंगे, और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम होगी, और इन सब का जो बैंक होगा वह यूरोपियन सेंट्रल बैंक होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। प्रीलिम्स में फंसा देगा कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं वो सब यूरो जोन के हैं, आप कहेंगे नहीं, यूरोपियन यूनियन के 27 हैं, लेकिन अभी यूरो जोन में 21 ही शामिल हैं, 6 लोग अपनी मुद्रा अलग ढंग से चला रहे हैं। यूरो को जो पिछला देश जिसने अपनाया वो था क्रोएशिया, ये सारी बात है, ठीक है। हो गया, तो बस प्रीलिम्स के लिए इसको भी आप दौड़ा करके उड़ा दीजिएगा। अभी इस पर पूरा आपको MCQ बना हुआ मिलेगा। बाकी बिहार PCS का मैं लेक्चर ले रहा हूं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे, आज कुछ भी था नहीं, इस वजह से उस पर कोई डिस्कस करने का मतलब नहीं। और जो भी बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो न्यू ईयर न्यू मिशन न्यू कोर्सेस 2027-28, जिसमें अगर आप ऑप्शनल में इंटरेस्टेड हैं तो AIOM यानी अभिव्यक्ति इंटीग्रेटेड ऑप्शनल मेंटरशिप है। अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं तो GS फाउंडेशन प्रोग्राम है हमारा। प्रीलिम्स और मेंस शायद हम पहले इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की डिमांड MCQ है, मेंस की डिमांड एनालिसिस है, तो दोनों को एक ही चक्री में क्यों चलाना। समझिएगा, इन सब विषयों पर सोचिएगा, नहीं तो फिर क्या ही होगा। तीसरा सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये मेरा समझिए फ्यूचर का सबसे बड़ा विजन यही है कि मैं केवल मेंटरशिप दूं, यानी मेंटरशिप में आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो GS फाउंडेशन प्रोग्राम है सब कुछ आपको फ्री मिलता है, इसका कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं, मेंटरशिप का पैसा मैं लेता हूं। और स्टेट की भी मेंटरशिप में देता हूं, लेकिन मेंस एग्जाम की, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज। तो जो भी बच्चे एक्चुअल में सफलता चाहते हैं, अब एक नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, और आप सब इस चीज को समझते भी होंगे। ये हमारा लर्निंग ऐप है, ये कॉन्टेक्ट नंबर जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, नमस्कार, बहुत बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद। सुबह 8 बजे मॉर्निंग 8 AM हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो है
मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी मैराथन, मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी मैराथन, बट अभी ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए होंगी जो हमारे फाउंडेशन और सीसीपी के कोर्स में है। बाद में यूट्यूब पे डाला जाएगा, अभी केवल उन्हीं के लिए। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, कॉम्बैट के जितने भी क्वेश्चन सबका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।